नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 में हालांकि अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने बड़े पैमाने पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों के अलावा भी तमाम राज्यों में बीजेपी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह भारत के सीमावर्ती राज्यों में जाकर राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश भर के तमाम राज्यों में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे। बिहार में अगस्त महीने में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद बीजेपी इस बात को जानती है कि उसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटना ही होगा। बीजेपी ने 144 ऐसी सीटों को पहले ही चिन्हित कर उन पर काम शुरू कर दिया है जिन पर वो कमजोर है। अखबार के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने कहा कि युवाओं के बीच बेरोजगारी और महिलाओं के बीच बढ़ती कीमतें एक बड़ा मुद्दा है और इस वजह से उनकी पार्टी से मोहभंग हो रहा है। बता दें, हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के मुद्दे को उठाया है। संघ के महासचिव ने कहा है कि देश में गरीबी दानव की तरह हमारे सामने खड़ी है और यह जरूरी है कि हम इस दानव का वध कर दें। वहीं बीजेपी इस बात को भी जानती है कि युवाओं और महिलाओं की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है और ऐसे में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ ही बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाने से रोकना होगा। बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी शासन में बेरोजगारी चरम पर है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस साल जून में कहा था कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आएगा, विपक्ष के साथ ही बीजेपी भी अपनी तैयारियों को तेज करेगी। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार फोकस करेगी तो विपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। ऐसे में 2024 का चुनावी मुकाबला निश्चित रूप से बेहद जोरदार होने की पूरी उम्मीद है और अगर विपक्षी दलों का एक फ्रंट बना तो इससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 49 पैसे की गिरावट के साथ 81.89 के स्तर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान रुपया 81.925 के स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को रुपया 33 पैसे बढ़कर 81.40 के स्तर पर बंद हुआ था। चुनाव आयोग ने आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इन 6 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वो हैं महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोरखपुर और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट। इसके अलावा बिहार की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। इन सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी, जबकि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी सोमवार को कर्नाटक के मैसूर पहुंच गई हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि दशहरे के कारण 4-5 अक्टूबर को यात्रा का विश्राम रहेगा और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। वहीं यात्रा जब नागमंगला मांड्या जिले से होकर गुजरेगी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शुक्रवार को इस यात्रा में शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा केरल और तमिलनाडु में कई जगहों का सफर तय करते हुए अब कर्नाटक में चल रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी का बारिश के दौरान ही भीगते हुए भाषण देने का वीडियो कल से काफ़ी वायरल हो गया है। कांग्रेस के विरोधी रहे राजनीतिक विश्लेषक भी इसको काफ़ी दिनों बाद किसी नेता की ऐसी तस्वीर आने की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार चर्चा में बनी हुई है। लखीमपुर खीरी में बीते साल 3 अक्टूबर को हुए दर्दनाक हादसे का 1 साल पूरा होने पर देश भर में कई जगहों पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ अदालत की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने लखीमपुर के अलावा फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बुलंदशहर सहित उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। बता दें, लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस घटना के 1 साल बाद भी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सका है। सोमवार को उन्होंने पीड़ित परिवारों के परिजनों से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया के कौडियाला घाट गुरुद्वारे में बरसी को लेकर कार्यक्रम किया गया। लखीमपुर खीरी मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने कहा था, यह घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी।
बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार, किसानों और विपक्ष के दबाव के बाद मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी कैबिनेट से बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान और विपक्ष के लगातार आवाज उठाने के बाद भी अजय मिश्रा को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि 1 साल बीत गया, लेकिन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को इंसाफ नहीं मिला। कारण वही, हमेशा की तरह भाजपा अपराधियों को बचा रही है। राहुल ने कहा कि जब हमने भारत जोड़ो यात्रा करने का फैसला लिया, तब हमारे लिए किसान आंदोलन एक बड़ी प्रेरणा थी। अन्नदाताओं को न्याय दिलाए बिना यह संघर्ष खत्म नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के देवियापुर थाना क्षेत्र के गांव में खेत में किशोरी का शव निर्वस्त्र अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों और परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने यूपी पुलिस को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने इस घटना के वीडियो को ट्वीट कर कहा है कि औरैया में एक 17 वर्षीय लड़की का निर्वस्त्र शव खेत में मिला। देखिए, पुलिस पहुंचते ही कैसे शव को आनन फानन में लेकर भागने लगी। लड़की के परिजन बेतहाशा पीछे दौड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए काल बन चुके इस बदतर प्रदेश में क्या इस बेटी को न्याय मिलेगा? वहीं यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि निर्लज्जता की हदें पार कर दी हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। बेटियों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में रुकता नहीं है। पीएम ज्ञान देते हैं। बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वाले सत्ताधीश को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एबीपी न्यूज सी वोटर ने दोनों राज्यों के लिए चुनावी सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक 182 सीटों वाले गुजरात में बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 36 से 44, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 0 या 3 सीटें मिलने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए किए गए चुनावी सर्वे के मुताबिक 68 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी को 37 से 45, कांग्रेस को 21 से 29, आम आदमी पार्टी को 0 से 1 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। बता दें, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पिछले कई सालों से बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं, जबकि गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता में है। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 से अधिक पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 163 की अनुमति के खिलाफ पखरो टाइगर सफारी योजना के लिए ये पेड़ काटे गए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने दिसंबर 2020 में पखरो टाइगर सफारी की आधारशिला रखी थी। रावत ने कहा था कि 2019 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अपने दौरे के दौरान डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड शो की शूटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में एक सफारी विकसित करने की बात कही थी, ताकि पर्यटक बाघों के देखे जाने की पुष्टि कर सकें। द हिंदू की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के एक पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील गौरव कुमार बंसल ने परियोजना क्षेत्रों में और उसके आसपास हजारों पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने के मामले को उठाया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को दी गई शिकायत में बंसल ने आरोप लगाया था कि संरक्षित क्षेत्र में काफी पेड़ काटे गए हैं। भारत और कुछ हिंदू संगठनों ने कनाडा में कथित तौर पर हुई एक ऐसी घटना की निंदा कर दी जो घटना हुई ही नहीं। कनाडा की पुलिस ने कहा कि भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ जैसी कोई घटना तो हुई ही नहीं। सोशल मीडिया साइटों पर कल रविवार 2 अक्टूबर को एक फोटो के साथ ये सूचना वायरल की गई थी कि भगवत गीता पार्क ब्रैम्पटन में कुछ तत्वों ने तोड़फोड़ की है। इस सूचना के सामने आने के बाद भारत और कनाडा के हिंदू संगठनों भारतीय दूतावास ने घटना की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिए। लेकिन कुछ देर बाद ही पील पुलिस ने इस तरह की किसी भी घटना का खंडन अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कर दिया, लेकिन घटना की निंदा का दौर जारी रहा। बता दें, रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हाल ही में अनावरण किए गए श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की खबरें आईं। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने रिपोर्टों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, इसे घृणित अपराध कहा और कनाडा सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग की। अफगानिस्तान के काबुल में एक और बम विस्फोट में 53 लोगों की जान जाने की खबर है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। मारे गए 53 लोगों में से 46 लड़कियां और महिलाएं शामिल हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि विस्फोट काबुल के PD6 के पश्चिम दोपहर करीब 2 बजे हुआ। जिस शहीद मजारी इलाके में ये विस्फोट हुआ है वो हजारा आबादी वाला इलाका है। तालिबान के अधिकारियों ने अभी तक विस्फोट पर कोई बयान जारी नहीं किया है। बता दें, इससे पहले काबुल के एजुकेशनल सेंटर पर बम धमाका हुआ था जिसमें 40 से अधिक लोगों की जान गई थी। कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि परमाणु हथियारों को लेकर हो रही बयानबाजी खतरनाक है और ये बड़ी लापरवाही है और किसी भी तरह के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध के तरीकों को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु युद्ध कभी ना तो लड़ा जाना चाहिए और ना ही जीता जा सकता है। ये संदेश स्पष्ट रूप से नेटो और उसके सहयोगी रूस को देना चाहते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पाबो को साल 2022 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पाबो को यह पुरस्कार विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास से जुड़ी उनकी खोज के लिए दिया गया है। इसके साथ ही अब एक सप्ताह तक घोषित होने वाले पुरस्कारों की शुरुआत हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।